हेलो एवरीवन, हम नासिर सैफी। क्या दोस्तों, हमारा एनर्जी इफिशिएंसी एंड फास्टेस्ट रूट टू एनर्जी सिक्योरिटी। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हम पावर पैराडॉक्स समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ये दोस्तों पावर पैराडॉक्स क्या है, कैस्टिंग जो कॉन्ट्राडिक्टरी है उस सेंटेंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी हुई, जैसे सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, तो दोस्तों हमने उसमें बहुत प्रोग्रेस किया है। हम बहुत जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों? आप अब इस मैप में देख सकते हैं दोस्तों, डिमांड डेफिसिट है वो कितनी है। अभी हम अगर 2020 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2020 में कितनी है दोस्तों? 2020 में 0.69% हो गई है। 24 की बात करते हैं तो 2024 में 0.69 से बढ़कर कितनी हो गई है? 5% हो गई है। हमें क्या होता है दोस्तों, हर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है बढ़ रही है, लेकिन दोस्तों जो सप्लाई साइड है वहां पर शॉर्टफॉल हो रहा है। क्या हो, हमें क्या करना चाहिए? हमें जो डिमांड साइड जो मैनेजमेंट है उस पर ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास दोस्तों ज्यादा रेगुलेशन तो है, लेकिन दोस्तों जब गर्मियां आती हैं, जब लोड बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है या सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ में क्या हो रहा है, जो डिमांड डेफिसिट है वो क्या हो रही है दोस्तों? बढ़ रही है। जो फाइनेंशियल ईयर 2020 में हमने देखा वो 0.69% थी, और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो उसमें दोस्तों कितनी हो गई है? उसमें 5% हो गई है। अगर हम नए पावर प्लांट बनाते हैं, जैसे ये डिमांड डेफिसिट इतनी हो रही है, तो उसमें दोस्तों बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर थर्मल पावर प्लांट बनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? हमें इफिशियंसी पे काम करना चाहिए। हमारे पास जो ऑलरेडी पावर जनरेशन है तो हमें इफिशियंसी में काम करना चाहिए। दोस्तों, नई जनरेशन बनाने के बराबर क्या होती है दोस्तों? जो ऊर्जा हमारे पास है उसको बचाना। हमारा क्या है, इंडिया जनरेट्स मोर बट स्टिल सफर ब्लैकआउट। वाई? तो मैंने बताया क्योंकि हम जो है एनर्जी में जो है दोस्तों इफिशिएंट नहीं है, हम इफिशिएंट तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं। आगे की तरफ देखते हैं दोस्तों, व्हाट कॉजिंग ऑफ दिस क्राइसिस। दोस्तों, हम इतना एनर्जी जनरेशन कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों जो पावर डिस्ट्रेस है वो भारत में क्यों है, वो इंडिया में क्यों है, उसका रीजन जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कूलिंग नीड्स। कूलिंग नीड्स एसी एंड हीट वेव। तो दोस्तों जैसे ही गर्मी आती है, जैसे ही समर आता है, तो दोस्तों ग्रिड पर बहुत लोड पड़ता है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों? हम एसी के आदी हो गए, एसी बहुत यूज करते हैं, कूलर बहुत यूज करते हैं, फैंस बहुत यूज करते हैं। गर्मी के आते ही क्या होता है दोस्तों? ग्रिड पर बढ़ जाता है और डिमांड बहुत बढ़ जाती है, और सप्लाई में क्या होता है दोस्तों? सप्लाई में शॉर्टफॉल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन को देखें, जैसे आपको पता है दोस्तों, लोग ना शहरों की तरफ बहुत मूव कर रहे हैं। हर साल क्या होता है दोस्तों? लोग माइग्रेट होते हैं। जब लोग माइग्रेट होते हैं तो वहां पर घर बनाते हैं, होम बनते हैं, तो उनका एक अलग इलेक्ट्रिसिटी का लोड होता है दोस्तों। होम बनते हैं, मॉल्स बनते हैं, शॉप बनती हैं, और दोस्तों इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है दोस्तों? बढ़ रहा है। उसकी वजह से भी जो जी की भी डिमांड की जा रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह, ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। किसका दोस्तों? सबसे बड़ा रीजन किसका है? जो पावर डिस्ट्रेस है उसका सबसे बड़ा रीजन है। हम एनर्जी तो इतना दोस्तों जनरेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दोस्तों पावर डिस्ट्रेस में। तो अगर हम दोस्तों ईवी चार्जिंग की बात करते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है दोस्तों वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। वैसे व्हीकल्स की बात करें, पेट्रोल हो गए, डीजल्स हो गए, या इनकी बात करते हैं तो ये इको फ्रेंडली है। लेकिन दोस्तों जो चार्जिंग होती है, चार्जिंग के लिए क्या चाहिए? चार्जिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो चार्जिंग के लिए एनर्जी चाहिए तो वो एक अलग लोड डालते हैं। मान लीजिए अगर 50 ई रिक्शा चार्ज हो रहे हैं, तो दोस्तों जितनी एनर्जी 50 ई रिक्शा को चाहिए, इतना एक ब्लॉक का जो अपार्टमेंट होता है उसको उतनी एनर्जी चाहिए होती है। तो चार्जिंग है उनका, वो भी एक अलग लोड डाल रहे हैं। डिले इन द कैपेसिटी एक्सपेंशन। जैसे आपको दोस्तों पता है, जो हमारा जो एनर्जी सेक्टर है, जो एनर्जी है वो दोस्तों 70% थर्मल पावर प्लांट से आता है। कितना आता है? 70% जो है थर्मल पावर प्लांट से आता है। लेकिन दोस्तों जो थर्मल पावर प्लांट है उनको बनने में या उनको
बनने में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, डिले हो रहा है। कोल बेस्ड जो डिले है कैपेसिटी एक्सपेंशन, तो दोस्तों उनको बनने में टाइम लगता है। तो एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये हमारा जो पावर डिस्ट्रेस है वो हो रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है इसका? जो इतना पावर डिस्ट्रेस हो रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है दोस्तों इफिशियंसी। क्या है इसका सॉल्यूशन? इफिशियंसी। हमें जो एनर्जी है उसमें इफिशियंसी लाना चाहिए। साइड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिमांड साइड मैनेजमेंट का मतलब होता है हमें जो है लाइट या एनर्जी को स्मार्ट और लेस यूज करना चाहिए। जब हम इनएफिशिएंट डिवाइसेस की बात करते हैं, जैसे दोस्तों इनएफिशिएंट डिवाइसेस हो गए, एसी हो गई, फैन हो गए, बल्ब हो गई या दोस्तों लाइट हो गई, इनको क्या दोस्तों इफिशिएंट डिवाइसेस से रिप्लेस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो पुरानी लाइट्स होती हैं, पुराने बल्ब होते हैं या पुराने एसी होते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों, उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनके लिए हाई वोल्टेज एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन जब हम दोस्तों इफिशिएंट डिवाइसेस का यूज करेंगे, चाहे वो रेफ्रिजरेटर होंगे, एसी होंगे, बल्ब होंगे, लाइट होंगे, फैन होंगे, तो दोस्तों उससे क्या होगा, एनर्जी इफिशिएंस होगी। दोस्तों आप इमेजिन करिए, मान लीजिए दोस्तों एक एलईडी बल्ब है। एलईडी बल्ब से क्या होगा दोस्तों, जो हमारे बिल्स होंगे उसमें भी कटौती होगी, CO2 का जो इमिशन होता है दोस्तों उसमें भी कट होगा, और जब पीक डिमांड आएगी तो दोस्तों वहां पे भी डिफिसिट कम हो जाएगा, वहां पे भी मेगावाट जो होगा वो कटौती होगी। तो अगर हम इफिशिएंट तरीके से एनर्जी को यूज करेंगे तो दोस्तों जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास जनरेशन है, जो हम जितना जनरेट कर रहे हैं उसमें हम सरवाइव कर पाएंगे। तो हमारा क्या है दोस्तों, एनर्जी शेप्ड इन एनर्जी जनरेटेड। जो एनर्जी हम उत्पन्न कर रहे हैं और जो एनर्जी हम बचाएंगे वो बराबर होगी अगर हम इफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं। तो जैसे आपको पता है उजाला स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, उजाला स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 37 करोड़ जो बल्ब थे वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे। कौन से बल्ब दोस्तों? एलईडी बल्ब। एलईडी बल्ब 37 करोड़ 37 करोड़ बल्ब को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसका फायदा क्या हुआ दोस्तों? उसका फायदा क्या हुआ, उन्होंने $10 बिलियन को सेव किया गया। कितने? $10 बिलियन को सेव किया गया। और कितनी? 300 मेगा टन CO2 को क्या किया गया दोस्तों, अवॉइड किया गया। दोस्तों 9500 मेगावाट जो बिजली जो खर्च होनी थी दोस्तों उसको भी क्या किया गया, अवॉइडेड किया गया था। तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा उजाला स्कीम के अंदर, कितना 9500 मेगावाट को हमने अवॉइड किया है और CO2 300 मेगा टन को अवॉइड किया है, और 10 जो बिलियन टन जो दोस्तों जो खर्च होना था उसको क्या किया दोस्तों, हमने बचाया है, सेव्ड किया है। तो दोस्तों इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है? अब इनसे क्या है दोस्तों, ऐसा नहीं है हमें बहुत सारे प्लांट बनाने की जरूरत है, हमें जनरेट करने की जरूरत है। जो हमारे पास है उसको हमें इफिशिएंट तरीके से यूज करना चाहिए, हमें उसके अंदर इफिशियंसी लानी चाहिए। और इफिशियंसी कैसे आएगी दोस्तों, इफिशियंसी कैसे आएगी? आप हमें इफिशियंसी हमें स्मार्ट तरीके से यूज करना होगा और लेस यूज करना होगा। आएगी दोस्तों इफिशियंसी, स्मार्ट इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। क्या बढ़े? अच्छा, उजाला जो एलईडी जो रेगुलेशन आया था दोस्तों वो क्या है, व्हाट इज उजाला स्कीम एंड एलईडी रेगुलेशन क्या है? तो दोस्तों अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, पिछले 10 साल में देखें जो एलईडी का जो प्राइस था वो कितना था दोस्तों? एलईडी का जो प्राइस था दोस्तों वो था 500 रुपए एलईडी, जो कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं था। बहुत जो कॉमन पीपल होते थे वो इसको खरीद नहीं सकते थे। 500 रुपए का एलईडी कौन, जो गरीब लोग होंगे तो दोस्तों वो कैसे खरीद पाएंगे? तो 500 रुपए का एलईडी अफोर्डेबल नहीं था। लेकिन दोस्तों अगर अभी हम 2024 की बात करते हैं, ये 2024 में अभी जो एलईडी है दोस्तों वो कितना हो गया है, वो 70 रुपए हो गया है। कितना? 70 रुपीज हो गया है। तो ये कॉमन पीपल के लिए अफोर्डेबल हुआ है। लेकिन दोस्तों ये हुआ कैसे, ये 70 रुपीज कैसे, मतलब इतना क्रैश होकर 70 रुपीज पर कैसे पहुंच गया है? दैट इज एन 86% जो प्राइसेस हैं कितने हुए हैं दोस्तों? 86%। 86% क्या हुए, प्राइस को ड्रॉप किया गया, जो 17 रुपीज पहुंच गया और ये दोस्तों अब अफोर्डेबल हो गया है। लेकिन दोस्तों जो उजाला स्कीम है उसकी क्या फुल फॉर्म है, व्हाट इज उजाला स्कीम? उजाला स्कीम की क्या फुल फॉर्म है? उजाला स्कीम है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। अगर हम एक एलईडी बल्ब लें
और एक नॉर्मल बल्ब में, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, एक तो CO2 की वो कटौती करता है और गर्म कम होता है दोस्तों, और हमारी जो बिजली है, जो हमारा जो बिल आएगा दोस्तों, उसमें भी वो कम करेगा। तो एलईडी बल्ब जो है दोस्तों बहुत एफिशिएंट है, तो हम ही सबको एलईडी बल्ब यूज करने चाहिए। बढ़े दोस्तों, इंपैक्ट ऑफ उजाला स्कीम। व्हाट इज इंपैक्ट ऑफ उजाला स्कीम? उजाला स्कीम का क्या इंपैक्ट है दोस्तों, जैसे आप ग्राफ में देख सकते हैं, जैसे उजाला स्कीम के अंदर क्या किया था मैंने, जैसे पिछली स्लाइड में बताया था, उजाला स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 37 करोड़ एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए थे अक्रॉस द कंट्री। इससे क्या हुआ दोस्तों, $10 बिलियन को क्या किया गया था, $10 बिलियन को सेव किया गया। और दोस्तों 9,500 मेगावाट जो थी, जो 9,500 मेगावाट जो बिजली खर्च होनी थी, उसको क्या किया गया दोस्तों, उसको बचाया गया, उसको अवॉइड किया गया। और दोस्तों ये एक स्कीम थी जिसने क्या है दोस्तों, 1 स्कीम और 19 कोल प्लांट अवॉइडेड, मतलब 19 जो नए कोल प्लांट बनने थे उनको अवॉइड किया था। अगर 19 नए कोल प्लांट बनते, जितनी बिजली जनरेट करते उतनी बिजली हमने बचाई है। ये एक स्कीम से इतना बड़ा फायदा हुआ है, इतना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है दोस्तों, कि हमने जो है 37 करोड़ एलईडी बांटी, 10 करोड़ हमने से 10 बिलियन डॉलर को सेव किया, और 9,500 मेगावाट को हमने क्या किया दोस्तों, हमने बचाया है। जो खर्च होना था हमने उसको बचाया है दोस्तों। गॉट इट? तो हमें दोस्तों इफिशिएंट तरीके से जो एनर्जी है उसको यूज करना चाहिए। हमें अपने घर में भी दोस्तों क्या करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए, और हमें लाइट हो या बल्ब हो या फैन हो, इफिशिएंट डिवाइसेस को हमें लगाना चाहिए और हमें कंजर्व करना चाहिए। फैन चलते जा रहे हैं, कोई है भी नहीं, जब भी एसी चलता जा रहा है तो दोस्तों हमें कंजर्व करने की जरूरत है। अगर हमें फ्यूचर जनरेशन को कुछ देना है, या हमें फ्यूचर जनरेशन को कुछ देना है, तो दोस्तों हमें कंजर्व करके फ्यूचर जनरेशन के लिए ये छोड़ना चाहिए। अगर हम सारे रिसोर्सेज खुद ही यूज कर लेंगे सारी चीजें, तो हम फ्यूचर जनरेशन को क्या देंगे। तो हमें दोस्तों कंजर्व करने की बहुत जरूरत है, हमें एनर्जी को कंजर्व करना चाहिए। अच्छा, स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम। व्हाट इज स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम? जैसे मैंने बताया दोस्तों, उजाला स्कीम के अंडर कितना 37 करोड़ एलईडी लाइट्स को बांटा गया। फिर लेकिन अब दोस्तों आता है स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम क्या है। स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम क्या है? स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम के अंदर, वो उजाला स्कीम के अंदर तो 37 करोड़ जो है एलईडी बल्ब बांटे गए, लेकिन स्ट्रीट लाइटिंग के अंदर क्या किया गया दोस्तों, 1.3 करोड़ एलईडी क्या है, स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। जो पब्लिक स्पेसेस हैं, जो पब्लिक स्पेसेस में क्या किया गया, 1.3 करोड़ स्ट्रीट लाइट्स को लगाया गया। दोस्तों हम सिटीज की बात करें, रूरल्स की बात करें, म्युनिसिपल्स की बात करते हैं, या पंचायत की बात करें, तो सब ने दोस्तों स्ट्रीट लाइट्स लगाई। क्या की दोस्तों, स्ट्रीट लाइट्स को लगाया गया। कहाँ लगाया गया, सिटीज में लगाया गया, विलेज में लगाया गया। सेव पावर थ्रू द स्मार्ट लाइट। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, अगर स्ट्रीट लाइट्स लगी तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ दोस्तों, इसका इंपैक्ट हुआ जो पीक डिमांड थी वो कितनी रिड्यूस हो गई, पीक डिमांड रिड्यूस हो गई 1500 मेगावाट। कितनी? तो अगर हम स्मार्ट लाइटिंग हर गली में लगाएंगे तो उसका बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, पूरे ग्रिड पर पड़ता है। जो ग्रिड पर लोड पड़ता है वो क्या होगा दोस्तों, वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रीट लाइटिंग का जो है इंपैक्ट खाली दोस्तों गलियों मोहल्ले में नहीं है, वो पूरे ग्रिड पर उसका इंपैक्ट पड़ता है, जिससे क्या होता है, लोड क्या होता है, लोड कम हो जाता है दोस्तों। वाई इफिशियंसी बीट्स एक्सपेंशन। दोस्तों जो इफिशियंसी है क्यों बीट कर रही है एक्सपेंशन, हमें जो नए प्लांट जनरेट करने चाहिए या इफिशियंसी लानी चाहिए, आप मुझे कमेंट में बताइए। बाय इफिशियंसी बीट्स एक्सपेंशन। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं, इस टेबल में ये देखने की कोशिश करेंगे जो इफिशियंसी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ना कि एक्सपेंड करना। हमें इफिशियंट करना होगा अपनी डिवाइसेस को और कंजर्व करना होगा एनर्जी को। जो क्राइटेरिया है उसमें हम देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड। अगर हम एनर्जी इफिशियंसी करते हैं तो उसमें क्या है दोस्तों, बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, वीक होते हैं या मंथ होता है, उसके अंदर हम अपनी डिवाइसेस लगाकर उनको क्या कर सकते हैं, इफिशियंट कर सकते हैं। लेकिन जो न्यू पावर जनरेशन होते हैं दोस्तों, न्यू थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, अगर हम थर्मल पावर प्लांट बनाने की बात करते हैं दोस्तों, उन्हें कितना लग जाता है, 2 से 7 साल लग जाते हैं बनने में। कितना, 2 to 7 ईयर। अगर हम दोस्तों कॉस्ट पर यूनिट सेव्ड की बात करते हैं, कितनी हम
पर यूनिट को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम लो कर सकते हैं 0.5 रुपीज 0.5 रुपीज 2 किलोवाट पर आवर हम सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरेशन की बात करें, थर्मल पावर प्लांट की बात करें, तो हम उसको लो नहीं दोस्तों, ये हाई होगी। कितनी हाई हो जाएगी, 4 से लेकर 6 किलोवाट रुपए जनरेटर होगी। कितना, 4 to 6 रुपीज किलोवाट आवर, कितना किलोवाट आवर जनरेट होगी। अगर हम कार्बन इंपैक्ट की बात करें तो दोस्तों ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कार्बन इमिशन को। क्या करता है, कार्बन इमिशन को डायरेक्टली रिड्यूस करता है, और कार्बन इमिशन को क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम ये ऑफन क्या करता है, कार्बन इमिशन को क्या करता है, कार्बन इमिशन को बढ़ाता है। अगर हम दोस्तों स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, ये किस किस पे यूज होता है, हाई अप्लायंसेज, इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग, एंड अगर हम इसकी बात करते हैं, क्या कहते हैं, न्यू पावर जनरेशन की। न्यू पावर जनरेशन में क्या होता है, मीडियम डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये हाई वर्क अक्रॉस द सेक्टर, क्या करता है, ये वर्क करता है अक्रॉस द सेक्टर। लेकिन ये दोस्तों ये क्या होता है, सेक्टर स्पेसिफिक होता है, ग्रिड डिपेंडेंट होता है। क्या होता है दोस्तों, अब हमने ये समझने की कोशिश की कि हमने इफिशियंसी ने क्यों बीट किया है एक्सपेंशन को। हमें न्यू जो पावर प्लांट है वो बनाने से बेहतर है कि हम इफिशियंसी लाएं अपनी एनर्जी में। क्या, आगे बढ़ते हैं। क्वेट जो, अब हम एक क्वेट देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है उसने एक क्वेट दिया था, हम उस क्वेट को देखेंगे। उसमें क्या है, इफिशियंसी इज द फर्स्ट फ्यूल ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इफिशियंसी, जैसे आपको पता है दोस्तों, अगर हम एलईडी बल्ब के अलावा इनएफिशिएंट डिवाइसेस यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, कार्बन इमिशन होता है। हम अगर एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कार्बन इमिशन को कट कर रहे हैं। तो हमारा इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो कार्बन इमिशन में दूसरे नंबर पे है। लेकिन दोस्तों अगर हम क्या करेंगे, अगर हम अपनी एनर्जी में इफिशियंसी लाएंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी दोस्तों वो क्या होगी, हमारी एनर्जी वो होगी सस्टेनेबल होगी। हम सस्टेनेबल तरीके से यूज कर पाएंगे, हम कार्बन इमिशन को भी कट करेंगे। तो इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है तो उसने क्या कहा दोस्तों, इफिशियंसी इज द फर्स्ट फ्यूल ऑफ द सस्टेनेबल एनर्जी। तो हमें अपनी एनर्जी में इफिशियंसी लाना पड़ेगा। जब हम इफिशियंसी लाएंगे तो जो हमारी एनर्जी होगी सस्टेनेबल होगी, और जो सस्टेनेबल गोल्स हैं उनको हम क्या कर पाएंगे, सस्टेनेबल गोल्स को हम मैट कर पाएंगे। सस्टेनेबल एनर्जी के लिए हमारी जो सिक्योरिटी है, एनर्जी जो सिक्योरिटी है, हम उसको मैट कर पाएंगे। बढ़ते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। जब दोस्तों हम एनर्जी इफिशियंसी की बात करते हैं, हम बात करते हैं एनर्जी इफिशियंसी की, तो हमें थोड़ा सा उसके लिए हिस्ट्री में जाना होगा। ये पहला एक्ट था जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पहला एक्ट था जो इफिशियंसी की बात करता है, जो एनर्जी इफिशियंसी की बात करता है। ये क्या करता है दोस्तों, एनर्जी इफिशियंसी के लिए रेगुलेट करता है, प्रमोट करता है, फोर्स करता है एनर्जी इफिशियंसी को अक्रॉस द कंट्री। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू एनर्जी का सही इस्तेमाल कैसे करना है वो बताया गया कि हमें एनर्जी में इफिशियंसी कैसे लानी है और अपने लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे मैक्सिमाइज करें। अब इसके की फीचर्स क्या हैं दोस्तों, व्हाट इज द की फीचर्स अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर क्या बनाया गया दोस्तों, बी बनाया गया। बी क्या है दोस्तों, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। क्या है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो दोस्तों एक ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है दोस्तों, ये कानून, इस कानून के तहत बनाया गया। किसके तहत बनाया गया, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर बनाया गया। इसका काम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था दोस्तों, भारत की ये पहली अपेक्स एजेंसी थी। एनर्जी इफिशियंसी होती थी, उसके स्टैंडर्ड को सेट करती थी और उनका पालन करती थी और लोगों को क्या करती थी, जागरूक करती थी। अगर हम दोस्तों ये तो बी की बात कर दी, अगर हम स्टार रेटिंग की बात करते हैं दोस्तों, स्टार रेटिंग क्या होता है, व्हाट इज स्टार रेटिंग। अगर हम दोस्तों एसी की बात करते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, तो इसमें क्या है दोस्तों,
स्टार रेटिंग दी जाती थी। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतने ज़्यादा वो डिवाइस क्या होगी, इफिशिएंट होगी, उसमें उतनी कम बिजली खर्च होगी। जैसे आपने दोस्तों सुना होगा कि एसी जो होती है 3 स्टार होती है, 5 स्टार होती है। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा स्टार होंगे उतना क्या होगी, वो लाइट को सेव करेगी। ज़्यादा स्टार उतनी ज़्यादा एनर्जी इफिशिएंसी। ये कंज्यूमर को एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट जो होते हैं उनको चुनने में मदद करती है और मैन्युफैक्चर को बेहतर डिजाइन करने में क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है। लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए क्या है दोस्तों, मैंडेट की गई थी एनर्जी ऑडिट। जो एनर्जी ऑडिट के लिए मैंडेटरी किया गया था। इससे ये हुआ दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो एनर्जी में इफिशिएंसी ला रही हैं या नहीं ला रही हैं, या फिर कार्बन का एमिशन जो है वो बढ़ा रही हैं। इससे इंडस्ट्री अपना कॉस्ट भी कम करती है और एनवायरनमेंट के लिए भी फायदा होता है। अच्छा, ये जो एक्ट आया था एनर्जी इफिशिएंसी एक्ट 2001, तो दोस्तों ये क्या था, ये बैकबोन था एनर्जी इफिशिएंसी के लिए। भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ समझदारी नहीं है बल्कि कानूनी जिम्मेदारी है। ये एक्ट एनर्जी सेविंग का एक नेशनल प्रायोरिटी बना और लीगल बैकबोन बना फॉर इफिशिएंसी। ये कंजर्वेशन एक्ट आया था 2001, वो इफिशिएंसी या कंजर्वेशन के लिए क्या बना, लीगल बैकबोन बना। पैट स्कीम क्या है फॉर इंडस्ट्री, व्हाट इज पैट स्कीम दोस्त। कंजर्वेशन एक्ट 2001 के बाद एक रेवोल्यूशनरी कदम उठाया गया, लॉन्च किया गया था पैक्ट स्कीम 2012। जो पैट स्कीम आई है वो दोस्तों कब आई है, वो 2012 में आई है। पैट स्कीम को लॉन्च किया गया इन 2012। स्कीम थी दोस्तों मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म पर थी, जहां इंडस्ट्रीज को क्या करना पड़ता था, जहां इंडस्ट्रीज को एनर्जी के अगर वो कम करती है तो दोस्तों उनको रिवॉर्ड मिलता था। अगर दोस्तों वो जो टारगेट सेट किया गया पूरा नहीं कर पाती थी तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ती थी। लेकिन व्हाट इज पैट स्कीम, आखिर है क्या, व्हाट इज पैट स्कीम। पैट स्कीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैट स्कीम का मतलब होता है परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड। क्या है दोस्तों, कार्बन ट्रेडिंग की तरह होती है, कार्बन ट्रेडिंग की तरह होती है, लेकिन नॉट फॉर एनर्जी। ये कार्बन ट्रेडिंग, क्योंकि ये ट्रेड मैकेनिज्म पर वर्क करती है तो कार्बन ट्रेडिंग की तरह होती है। ये किसने लॉन्च की थी दोस्तों, ये लॉन्च की थी बीई ने। किसने, बीई ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी ने इसको लॉन्च किया था। तो इसका मकसद क्या था, इसका एम क्या था, इसका एम ये था कि जो जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा। अगर वो उस एनर्जी से रिलेटेड जितना भी है, एनर्जी से रिलेटेड एक स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा। अगर वो अचीव कर लेती हैं तो उन्हें ESC सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। क्या दिए जाएंगे, एनर्जी सेविंग इफिशिएंसी जो सर्टिफिकेट होते हैं या एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे अगर वो स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर जो इंडस्ट्री इस स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाती है तो क्या होता है, तो ये सर्टिफिकेट उनको खरीदने पड़ते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है उनको बियर करने पड़ेंगे या उनको खरीदने पड़ेंगे और कंप्लाई विद रूल्स। कंप्लाई दोस्तों, इम्पैक्ट क्या हुआ दोस्तों, इसमें इम्पैक्ट क्या हुआ, इंसेंटिवाइज एफिशिएंसी इन बिग इंडस्ट्री। जो बिग इंडस्ट्री में क्या है दोस्तों, इफिशिएंसी आई, वो उनके काम करने के तरीके में क्या आया, इफिशिएंसी लाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एमएसएमई एंड हिडन पावर गजलर। एमएसएमई के लिए इफिशिएंसी क्या है, क्या एमएसएमई क्या है दोस्तों, एमएसएमई स्मॉल यूनिट है लेकिन जो बेस्ट करती है वो बहुत करती है। वो क्या करती है, कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा करती है। क्या करती है, कार्बन का एमिशन बहुत ज्यादा करती है और एनर्जी की भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। जो एमएसएमई है दोस्तों 45% जो है हमारी एनर्जी का कंजप्शन करती है। कितना करती है दोस्तों, 45% एनर्जी का। अगर दोस्तों एमएसएमई में क्या इफिशिएंसी नहीं होगी तो दोस्तों वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट उन्हें ज़्यादा होगी। तो हमारे पास क्या है, एक बिगर अपॉर्चुनिटी है कि हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए दोस्तों। हमें एमएसएमई के फोकस क्या करना चाहिए, हमें उनकी एनर्जी ऑडिट करानी चाहिए, हमें देखना चाहिए वो डिवाइसेस कैसी यूज कर रहे हैं, वो पुराने डिवाइसेस यूज कर रहे हैं या उनकी एनर्जी इफिशिएंसी बिल्कुल नहीं है। तो ऑडिट हमें हर साल उनका ऑडिट कराना चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हैं,
जितनी भी टेक्नोलॉजी, मान लीजिए जैसे दोस्तों एसी हो गया या उनके जितने भी इक्विपमेंट हैं वो स्टार रेटिंग के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, या दोस्तों क्या उनके जो डिवाइसेस हैं बहुत ज़्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उनका भी हमें टेक्नोलॉजी में अपग्रेड कराना चाहिए। एक्सेस टू फिनांस, और जी खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो हमें ना एमएसएमई को क्या करना चाहिए, फाइनेंस के लिए एक्सेस देना चाहिए, लोन प्रोवाइड करना चाहिए कम इंटरेस्ट रेट पर। एमएसएमई 48% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देती है। अच्छा, एनर्जी स्मार्ट होम क्या है? व्हाट इज एनर्जी स्मार्ट होम? एनर्जी स्मार्ट होम क्या है दोस्तों? योर होम कैन बी द पावर प्लांट और द पावर ड्रेन। इको निवास संहिता इज इंडियाज कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है। फॉर रेसिडेंटल जो बिल्डिंग होती हैं उनके लिए बिल्डिंग कोड बनाया गया था, तो इको निवास संहिता है। एक जो रेसिडेंटल बिल्डिंग कोड होते हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया था, वही है रेसिडेंटल बिल्डिंग में क्या होगा दोस्तों, थर्मल जो कंफर्ट होता है वो बनाना होता है। डिजाइन के थ्रू क्या होता है, एनर्जी की जो डिमांड है उसको कम करना होता है, नेचुरल लाइटिंग और वेंटिलेशन को प्रमोट करना होता है। ऐसी बिल्डिंग बनाया जाए कि उसमें वेंटिलेशन भी हो, और एसी की जो डिपेंडेंसी आजकल दोस्तों हर जगह एसी की डिपेंडेंसी है, तो उसको क्या किया जाए, उसको कम किया जाए, और जो एनर्जी कंजप्शन है उसको क्या किया जाए, उसको लो किया जाए। दोस्तों इफिशिएंटली कूलिंग एंड इंसुलेशन, लाइटिंग एंड, हमें जो जैसे मैंने बताया जो कूलिंग है जैसे एसी हो गई उसको इफिशिएंट तरीके से यूज किया जाए, और जो इंसुलेशन है उसको भी इफिशिएंट किया जाए, और जो हम जैसे लाइटिंग यूज करते हैं जो भी लाइटिंग यूज किए जाए वो इफिशिएंट हो, जैसे एलईडी बल्ब हो गए। अगर हम फैन भी यूज कर रहे हैं तो दोस्तों वो पुराने नहीं होना चाहिए, वो इफिशिएंट जो होते हैं उनसे रिप्लेस किया जाए। अगर हम दोस्तों लाइटिंग की बात कर ली हमने तो एलईडी बल्ब को हमें यूज करना चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर नेक्स्ट बिग फ्रंटियर। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है दोस्तों, अब सिर्फ ट्रैफिक की बात नहीं रही है कि बहुत सारा ट्रैफिक लग जाता है, ट्रैफिक की बात नहीं है, अब बात है एनर्जी सेविंग की, पॉल्यूशन की, और दोस्तों फ्यूल यूज की। किस किस की बात है? एनर्जी सेविंग की, फ्यूल यूज की और पॉल्यूशन की। सस्टेनेबल फ्यूचर का रास्ता है, तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड। हमें फ्यूल इफिशिएंसी के स्टैंडर्ड कैसे सेट करना चाहिए दोस्तों, जैसे बेजल जो 6 नॉर्म था उसके अंदर क्या था, हमें क्लीनर फ्यूल और इफिशिएंट इंजन। अगर हम कैफे की बात करते हैं, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इफिशिएंसी, व्हीकल मैन्युफैक्चर को एनर्जी इफिशिएंट बनाना चाहिए। जो व्हीकल मैन्युफैक्चर है उन्होंने ऐसे व्हीकल बनाने चाहिए जो एनर्जी इफिशिएंट है और कम एनर्जी उनको जरूरत पड़े, हर किलोमीटर पे क्या हो, कम फ्यूल यूज हो और कम कार्बन इमिशन करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या ई बसेस हो, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं या ई बस की बात करते हैं तो जीरो कार्बन इमिशन हो और चीप रनिंग कॉस्ट हो। जैसे अगर हम मान लें कोई ईवी व्हीकल है तो ईवी व्हीकल क्या है, पर किलोमीटर 1 रुपया खर्च हो रहा है। अगर हम वैसे बात करें पेट्रोल और डीजल व्हीकल की बात करें तो उसमें हर किलोमीटर पर 2-3 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट ने फेम को इंट्रोड्यूस किया। क्या? फेम को इंट्रोड्यूस किया। तो फेम के थ्रू इंडिया ने प्रमोट किया किसको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। सब्सिडीज फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईबी को सब्सिडी दी जाती है और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। अगर हम आगे देखें ईबी पुश एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया है फेम स्कीम के थ्रू, और बहुत सारी स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाई हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक रेल्स होंगी, तो दोस्तों क्या किया जाता है, इंडिया जो है शिफ्ट हो रहा है। किस चीज़ में शिफ्ट हो रहा है? इंडिया जो शिफ्ट हो रहा है रेल बाई रोड। इंडिया हम रेल फ्रेट की बात करें और अगर हम कंपेयर करें रोड से, तो रेल फ्रेट से अगर कोई सामान भेजा जाएगा तो दोस्तों वो क्या होगा, बहुत एफिशिएंट होगा, उसमें कार्बन का इमिशन नहीं होगा, और अगर कार्बन का इमिशन रिड्यूस होगा तो हमारी एनर्जी इफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी।